वेलकम टू निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा। मेरा नाम है अनक जैन। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी। ये जो टॉपिक है ये आपका ज्योग्राफी यूनिट 4 का टॉपिक है जो MPPSC 2020 सिलेबस के हिसाब से बना है। ओके, तो इसमें हम पहले देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाईज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हम ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ कर रहे हैं, सप्लाई कहाँ से आ रहा है उसका। और दूसरा टॉपिक हम ये देखेंगे कि वो जो वाटर है वो किस तरह से इम्प्योर होता जा रहा है, फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी उसके क्या क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भाई आ कहाँ से रहा है पानी। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उस पर 70% वाटर है, 30% लैंड मास है। इस 70% वाटर में से 97% वाटर ओशंस में प्रेजेंट है। अब ओशनिक वाटर को तो हम यूज़ कर नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो सलाइन है। ओके, उसमें उसको यूज़ करना, प्रोसेस करना, रिवर्स ऑस्मोसिस करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और उसके बाद सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो फिट टू कंजम्पशन हो जाता है, पर कॉस्ट इतना लग जाता है कि आप उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओके फाइन, पर जो 3% अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 1% ही हम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जो 2% है वो फ्रोज़न फॉर्मेट में है और वो हमें आर्टिक, एंटार्क्टिक और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में मिलेगा। पर ये पानी को भी अगर अपने घर तक ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे तो भी काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम करते क्या हैं कि जो अवेलेबल फ्रेश वाटर है, जो कि मात्र 1% है हमारे पूरे सरफेस पे, वो ही हम यूज़ करते हैं। तो आप ये देखिए कि पूरा वर्ल्ड, जो हमारी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो सिर्फ मात्र 1% वाटर यूज़ कर रही है। ओके, और आगे जाके जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ये भी बोला है कि अगर ये वाटर ख़त्म हो जाता है 1% जो आपके पास अवेलेबल है, तो हमारे पास हमें फ्रोज़न फ्रेश वाटर ही लेकर आना पड़ेगा पोल से। तो ये एक इशू है। जो हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं उसका अगर क्लियर कट डेफिनेशन कोई आपसे पूछ ले तो फ्रेश वाटर भाई वो वाटर होगा जो कि हम यूज़ करेंगे ड्रिंकिंग, बेदिंग एंड इरिगेशन के लिए। ओके, अब इस वाटर को हम पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि अवेलेबल फ्रेश वाटर जो 1% है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्मेट में है। तो 30% हमारे पास लगभग ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स के फॉर्मेट में है। मतलब एक्वीफर्स मतलब कि पानी के जो नीचे ज़मीन है उसके अंदर जो पानी के पैचेस वगैरह बने हैं उसे हम एक्वीफर्स कहते हैं, जो ग्राउंड वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये अवेलेबल फ्रेश वाटर का 30% आपका ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स है। सिर्फ 0.05% सॉइल मॉइस्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है, मतलब कि पेड़ों के आसपास जो नमी रहती है उस फॉर्मेट में वाटर अवेलेबल है। 1% लगभग आइस स्नो के फॉर्मेट में है। आइस स्नो क्या होता है कि जैसे गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, ये बेसिकली छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं जो कि किसी पेरेनियल रिवर को या रिवर को फीड करते हैं, मतलब उसमें पिघलते रहते हैं और वो नदियों में इस तरह बहाव रहता है। तो ये आइस स्नो है। तो ये अवेलेबल फ्रेश वाटर का डेफिनेटली सोर्स है। फिर 0.26% फ्रेश वाटर लेक्स में अवेलेबल है। 0.03% वेटलैंड्स में अवेलेबल है। वेटलैंड्स, बॉग्स और मार्शेस, ये बेसिकली पानी के ऐसे इलाके, दलदली क्षेत्र जिसे आप कह सकते हैं, ये वेटलैंड्स वो होते हैं। ओके, 0.006% ही रिवर्स में है। तो आप देखिए कि जो रिवर्स को आप बहुत बड़ा सोर्स समझते हैं पानी का, वो बहुत छोटा सोर्स है फ्रेश वाटर जहाँ तक की बात आती है। ओके, इसके बाद आता है 0.003%, ये बायोलॉजिकल वाटर है जो बेसिकली ह्यूमन बॉडीज़, प्लांट्स, एनिमल्स की बॉडीज़ में बायोलॉजिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है। और 0.04% एटमॉस्फेरिक वाटर है। ओके, ये टोटल हो गया इस तरह से आपका टोटल 100% अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। ओके, अब एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि इसमें से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जो 30% ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं। बोरवेल, आपका वेल्स, जो भी आप खोदते हो ये ज़मीन के अंदर, ये बेसिकली ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स आप यूज़ कर रहे हो। फिर बचता है सॉइल मॉइस्चर, कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो क्या हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होगा, पर हम प्लांट्स हमारे डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को इरीगेशन में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो 1% आइस स्नो आपके फॉर्मेट आपके पास है वो बेसिकली रिवर्स को ही फीड कर रहा है, तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। पर हमारी, क्योंकि हम रिवर से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आइस स्नो का और रिवर का लिंकेज है, तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं। लेक्स का पानी हम यूज़ करते हैं। वेटलैंड्स भी एक बेसिकली रिचार्जिंग का काम ज़्यादा करते हैं, कि वो किसी भी रिवर को या आसपास के इलाकों को रिचार्ज करने का काम करते हैं, तो वेटलैंड्स हो गया। और रिवर से हम पानी यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल वाटर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और 0.04% जो एटमॉस्फेरिक वाटर है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो हमारा ध्यान रहना चाहिए सेकंड पॉइंट जो सॉइल मॉइस्चर है और एटमॉस्फेरिक वाटर है, किस तरह से हम इन दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप इस फिगर में देखिए कि ये जो फोटोज़ हैं तीनों, ये इजराइल से ली गई हैं। ओके, ये इजराइल में इस तरह का वाटर एग्रीटेक वो कहलाते हैं इस चीज़ को, कि एग्रीकल्चर को उन्हें काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके रखा है। तो ये जो पहला डायग्राम इसमें देखिए, एक ट्रे रखी है, उस पर पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ बेसिकली लेट्यूस का पेड़ है और एक ट्रे लगी हुई है। ये ट्रे का काम क्या है पता है? नीचे आपको पानी, आपको ये दिख रहा है, नॉर्मल ज़मीन दिख रही है और ट्रे दिख रहा है। ये ट्रे क्या करता है कि जब पानी, पेड़ से जो पानी बाहर निकलता है, जैसे कि जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वो बहुत छोटे छोटे मॉइस्चर पार्टिकल्स रहते हैं। जैसे वो मॉइस्चर पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, वो ट्रे के थ्रू साइड में वो नीचे बहते हुए पेड़ की जड़ तक दोबारा पहुंच जाते हैं। मतलब कि ये टेक्नोलॉजी एटमॉस्फेरिक वाटर को तक यूज़ कर रही है। ओके, और क्या प्रोवाइड कर रही है? जो नीचे सॉइल है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर रही है। तो कैसे उन्हें एटमॉस्फेरिक वाटर को यूज़ करके सॉइल मॉइस्चर को में कन्वर्ट कर दिया। तो वाटर का जो अवेलेबिलिटी है उसको कितने अच्छे से उन्होंने यूज़ किया है। सिमिलरली बाकी डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, एडवांस्ड फॉर्मेट ऑफ ड्रिप इरिगेशन है। डायरेक्टली सॉइल में मॉइस्चर बूंद बूंद से पहुंचाया जा रहा है ताकि पेड़ों का ग्रोथ बना रहे, पेड़ों के ऊपर किसी किस्म का पानी नहीं डाला जा रहा। अब इसे आप कंपेयर करिए इंडियन सिनेरियो के साथ, जहाँ पे हम फरो इरिगेशन करते हैं, पानी ऐसा बहा रहे हैं जैसे कि पूरा पेड़ों को लग रहा है, पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो पानी बह के पेस्टिसाइड को लेके रिवर में चला जाता है और अल्टीमेटली पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमें मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक एग्रीकल्चरल स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं वाटर को लेके वर्ल्ड में, जानने की कोशिश करते हैं। पहला हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, वाटर यूज हैज़ ग्रोन मोर देन ट्वाइस द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द लास्ट सेंचुरी। मतलब भाई इतनी पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ी जितना वाटर यूज़ बढ़ गया। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि फ्रेश वाटर जो सोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी डिग्रेड होते जा रहे हैं, क्योंकि ओवर यूज़ हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स को लेके हम ये देखेंगे कि फ्रेश वाटर का हमारा जो सोर्सेज हैं, हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं, वो ख़राब होते जा रहे हैं और सीवियर स्ट्रेस के अंदर आ गए हैं। नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ मानी है कि इंडिया में पानी को लेके बहुत ज़्यादा किल्लत आने वाली है आगे टाइम में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2006 की रिपोर्ट के हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि हम भी आते हैं, उसमें लगभग 95% ऑफ अर्बन सीवेज, मतलब आपके घरों से निकलने वाला जो पानी रहता है, गंदा पानी रहता है, जो आपके बाथरूम से निकलता है, किचन के थ्रू निकलता है, ये जो भी आजकल तो हमारा सब कॉमन ही हो गया है ये, तो वो जो है उसमें 95% जो है वो अनट्रीटेड रहता है और उसको हम डायरेक्टली डंप कर देते हैं किसी भी फ्रेश वाटर सोर्सेज में। अल्टीमेटली हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेज भी ख़राब हो जाते हैं और वहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक्सेसिव कॉस्ट देनी पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये रियलिटीज़ हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि 2030 में वर्ल्ड को लगभग 40% तक वाटर का डेफिशिएंसी फेस करना पड़ सकता है। ये भी यूनाइटेड नेशंस 2016 की एक रिपोर्ट ने बोला है और 2030 यहाँ से सिर्फ 10 साल दूर है और वाटर का लगभग 40% डेफिसिट होने की पूरी संभावना है। पर क्या आप जानते हो कि 2030 तक हमारी पॉपुलेशन भी तो बढ़ जाएगी, तो अब हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गया है और इसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट 2017 में आई थी और उसने कहा था कि 1 in 10 person do not have access to clean drinking water. This figure is even higher in rural areas. Okay? रूरल एरियाज़ में काफ़ी दिक्कत है, 10 में से 1 लोग को पानी नहीं मिल रहा। आगे जाके ये फिगर 3 या 4 में भी तब्दील हो सकता है अगर हमने आज स्टेप्स नहीं लिए। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की वजह से आपको कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए और डिसेंट्री जैसी बीमारियां हो जाती हैं और ये बीमारियां बेसिकली ज़्यादा इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस को होती हैं, क्योंकि ये लोग आगे जाके देश का भविष्य हैं और एक टेंडर एज पे अगर उन्हें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं तो उनकी पोटेंशियलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और इसकी वजह से हम उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होने लगता है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। ये होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन बाय रिवर। जो हमारी नदियाँ होती हैं इनके पास इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि ये अपने आप को प्यूरिफाई कर सकें। ओके, पर ये कैपेसिटी एक सीमित एक्सटेंट तक ही काम करती है। जैसे कि
अगर आप उसमें पॉल्यूटेंट्स डालें, वो पॉल्यूटेंट किस रेट पे डाल रहे हो और वो पॉल्यूटेंट का टाइप क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत गंदा वाला पॉल्यूटेंट डाल रहे हो उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रिवर ख़राब हो जाएगी यार। पर अगर उसका डिस्चार्ज रेट बहुत स्लो है, बहुत गंदा पॉल्यूटेंट है, पर मान लीजिए सिर्फ 1 लीटर ही डाला, बहुत बड़ी गैलन्स एंड मिलियन लीटर्स की अगर रिवर बह रही है, उसमें 1 लीटर डाल दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है और किस टाइप का पॉल्यूटेंट है, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। होता क्या है कि जो बैक्टीरिया रहता है, दे आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। ये जो बैक्टीरिया होता है ये रिवर्स में इनहेरेंटली प्रेजेंट रहते हैं बहुत अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में। ये ऑर्गेनिक मैटर जो आप सीवेज के थ्रू या एफ्लुएंट के थ्रू रिवर में डाल रहे हो, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और अपना फूड सोर्स का कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। मतलब वो जो आप कचरा डालते हो वो उनके लिए फूड सोर्स होता है। पर to some extent, even domestic sewage do not harm the river. Instead, it's a source of organic carbon that provides nutrients to the animals in the rivers. But inadequately treated, very important word, अगर वो अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है सीवेज एंड एक्सेसिव क्वांटिटीज, दे डैमेज द रिवर इकोसिस्टम। तो अगर वो पानी ट्रीट किए बिना ही नदी में डाल दिया तो इट विल डैमेज द रिवर सिस्टम, इट विल फर्दर रिड्यूस द डीओ मतलब कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर रिवर के अंदर एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, जो ज़रूरी होता है कि रिवर के अंदर जो भी एनिमल्स हैं, माइक्रोफोना है या जो भी हैं, वो एग्जिस्ट कर सकें, अच्छे से ज़िंदा रह सकें। अगर आप उसके अंदर से डीओ निकाल लोगे, उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल लोगे, तो बाकी फिशेज़ हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, छोटे छोटे प्रोटोजोआज हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। उनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि जैसे ही आप ये सीवेज डालते हो, इसका डीओ लेवल कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं आगे समझाता हूँ ये कंसेप्ट कैसे वर्क करता है। तो डीओ कम हो जाता है और डीओ कम होने की वजह से रिवर का इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है। लेक जो रहते हैं वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं रिवर्स के कंपैरिजन में। और उसका रीज़न क्या है कि लेक में जो पानी का इनपुट होता है और आउटपुट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कम होता है। रिवर बहती है यार, वो बहुत लंबे लंबे एरियाज़ में बहती है, तो बहुत सारी जगह उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेक्स में एक ही जगह पर वो स्टैग्नेंट रहता है। अगर उसके अंदर गंदगी डाली गई तो पूरा का पूरा लेक ख़राब हो सकता है। ओके, अगर हम देखें कि ब्रॉड पॉल्यूशन सोर्सेज क्या होते हैं, तो वो दो होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्सेज क्या होता है? दीज आर कलेक्टेड बाय पाइप्स और चैनल्स एंड टेकन टू अ सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्चार्ज। मतलब कि एक पूरे बड़े से शहर का, आप ले लीजिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कोई भी बड़ा सा शहर मध्य प्रदेश का, और उसमें आप देखेंगे कि सीवेज सिस्टम डेवलप्ड है। मतलब कि आपके घरों से पूरा जो सीवेज है वो बाहर निकलता है पाइप्स के थ्रू, वो किसी एक पॉइंट पे कलेक्ट होता है। उस पॉइंट पे उसका ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, और उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उस लेवल तक उस पानी को ट्रीट कर दिया जाता है ताकि अगर हम उसको नदी में छोड़ें या लेक में छोड़ें तो उस लेक का नुकसान ना हो। करेक्ट? तो उस पॉइंट को हम पॉइंट सोर्सेज कहेंगे। नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं? जहाँ पे हम ये ट्रेस नहीं कर पाते कि यार ये कचरा आ कहाँ से रहा है। और उसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स एंड रोड्स। ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं कि यार अगर पूरे फील्ड से कितना पॉल्यूशन जा रहा है और वो सीधे जाके नहर में जुड़ जाता है या किसी नदी में चला जाता है, उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं। और ऐसे कितने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फील्ड है मध्य प्रदेश में, और ऐसी कितनी सारी रिवर्स हैं जिसको वो ख़राब करते जा रहे हैं हमारे फील्ड्स, अपने पेस्टिसाइड कंटेंट की वजह से या फर्टिलाइजर्स कंटेंट की वजह से। और हमारे रोड्स, जो हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, वो भी सेम काम करता है। वो नॉन पॉइंट सोर्स और डिफ्यूज्ड सोर्सेज कहलाते हैं। अगर हम देखें स्पेसिफिक सोर्सेज क्या हो सकते हैं पॉल्यूशन के, तो आप देखेंगे सीवेज वर्क्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्लांट, माइंस, ड्रेनेज फ्रॉम एनिमल रियरिंग, फिश फार्मिंग, एग्रीकल्चर, सीपेज फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल लैंडफिल साइट्स, अर्बन सरफेस वाटर रन ऑफ। ये सारे के सारे स्पेसिफिक सोर्सेज अगर आपको एग्जाम में लिखने को आ जाए कि भाई कहाँ कहाँ से पॉल्यूशन होता है, तो ये सारी वजहों से पॉल्यूशन हो सकता है, ये फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी हो सकते हैं। प्रॉब्लम occurs when the natural characteristics of the river is altered by the pollutant discharges। मतलब भाई नदी अपने नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बह रही थी, आपने इतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट डाल दिया कि उसकी पूरी की पूरी जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लॉस्ट हो गई। ओके, अगर हम देखते हैं कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट, ये जो टॉपिक है ये आप लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी, और इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से लिख सकें। पहला हम देखेंगे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो ये मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर एक ओपन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए तो आप समझ सको कि यार ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है कि किस टाइप का पॉल्यूटेंट है, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट है, फिजिकल पॉल्यूटेंट है, तो इस तरह का। तो ये आप ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में क्या होगा कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो
दे आर कमिंग फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, ओके, आपके घर का जो सीवेज होता है डोमेस्टिक सीवेज डिस्चार्जेस, और कुछ इंडस्ट्रीज से भी आ सकते हैं जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। इसका मेजर इफेक्ट क्या होता है कि ये ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं पानी के अंदर या रिवर के अंदर, ओके। उसका लॉजिक क्या होता है, रीज़न क्या होता है, ये मैं आप समझा रहा हूँ आपको। जो आप सीवेज डालते हो नदी में या जहाँ पे भी डाल रहे हो, ये क्या करता है, ये बेसिकली फूड का काम करता है, ओके। आपका सीवेज फूड का काम करता है, किन के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। और जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फूड को कंज्यूम करते हैं, इस सीवेज को कंज्यूम करते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जैसे ही वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन को सकअप करने लगते हैं जो पानी में अवेलेबल है। इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, रिवर को ऑक्सीजन की डिमांड और ज़रूरत की लगने लगती है। क्योंकि वो इतना सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं, तो जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं पानी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो बेसिकली डाई आउट करने लगते हैं, ओके। ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विल फ्लरिश एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, ओके। एग्जाम्पल सीवेज फंगस, worms, fly larva. Further anaerobic conditions may lead to foul smelling methane, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया, ओके। तो एनारोबिक कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीटली खत्म हो चुका है। क्यों, अगर रिवर के पास में से ऑक्सीजन कंप्लीटली खत्म हो गया है तो आप चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होगी वहाँ से, ओके। मीथेन की बदबू आ रही होगी जो, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो बेसिकली रॉटन एग स्मेल देता है आपको, या अमोनिया की स्मेल रहती है। तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि पानी कितना ज़्यादा गंदा है। ऐसे पानी में आपको फंगस मिलेगी, सीवेज फंगस मिलेगी, वॉर्म्स मिलेंगे, और ये सारे बहुत ज़्यादा बदबूदार होगा। तो आपका काम रहता है कि इस तरह के ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज ना किया जाए किसी भी ऐसे सोर्स में जो हमारे लिए फ्रेश वाटर सोर्स का काम करता है। अल्टीमेटली अगर आप इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं तो आपकी रिवर इस तरह से क्लीन दिखेगी, ओके, जो कि बहुत अच्छा सोर्स रहेगा। और आप डायरेक्टली इस रिवर से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके जा सकते हो और पूरे ट्रीट करके शहर को सप्लाई कर सकते हो। दूसरा कैटेगरी आता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स का। प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली हैं आपके फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो जो आपका फर्टिलाइज़र्स होता है वो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है, पर इसका एक ड्रॉबैक भी है यार। वो ड्रॉबैक ये है कि जो आप फर्टिलाइज़र्स सॉइल में डालते हो और आप फार्मिंग कर रहे हो, तो वो फर्टिलाइजर्स बहता, आपको पता है कि इंडिया में फरो इरिगेशन बहुत ज़्यादा चलता है, इनमें मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा। आप कहते हो कई गाँव में जाते हो, भाई पानी बगा रहा है, वो वर्ड यूज़ करता है, पानी बगा रहा है। बगाना मतलब क्या होता है, पानी को एकदम नहरों की तरह छोटी छोटी नहरें बना दी जाती है और पानी उसमें से बह रहा होता है। अब ये क्या होता है कि जब ये पानी जहाँ तक तो कंज्यूम हो गया, पर अगर आप एक्सेसिवली बहा रहे हो तो वो पानी कहीं ना कहीं जाके ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ग्राउंड वाटर में जाने के बाद कुछ एक आध किलोमीटर जाके बाद में वो किसी नदी में या किसी नहर में डिस्चार्ज कर जाता है पानी। होता क्या है कि आपके जो केमिकल्स हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स आपने यूज़ किए, वो बेसिकली बने होते हैं नाइट्रेट्स के साथ, फॉस्फेट्स के साथ और पोटेशियम के साथ। ये तीनों के तीनों ही न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। किसके लिए, एल्गे के लिए। क्या होता है कि जो आपका जो पानी निकला और किसी नदी में जाके मिल गया, लेक में जाके मिल गया, उस लेक में एल्गे रहती है जिसे हम काई कहते हैं, ओके। अब काई को मिल गया न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कहाँ से आया, आपके फर्टिलाइजर से आया, ओके। न्यूट्रिएंट मिल गया मतलब कि अब उसको एकदम पावर मिल गई है, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा। तो जैसे ही वो ग्रो करता है वो एल्गल बूम में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे, ओके। और एल्गल बूम जो आपको इस फिगर में दिख रहा है, छोटी सी काई रहती है, पर क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट इतना ज़्यादा मिल गया वो पूरा का पूरा एल्गल बूम में कन्वर्ट हो गया है। अब ये एल्गल बूम इतना ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने लगता है आपके पानी से कि बाकी स्पीसीज़ के लिए पानी बिल्कुल नहीं बचता, ओके। कई बार ऐसा होता है कि जो एल्गे रहती है वो दिन में अपना जो फूड रहता है वो तो सनलाइट के थ्रू बना लेती है, क्योंकि वो उसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो अपना खाने का इंतजाम कर लेती है। पर रात को क्या होता है कि वो पानी में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसी को ही सक करने लगती है। जैसे ही वो ऑक्सीजन को सक करेगी, अंदर के एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो डाई आउट कर जाएंगे। और जनरली ऐसा फिशेस के साथ होता है। कॉन्टैक्ट विद दिस वाटर मतलब जो यूट्रोफिकेशन कहलाता है एक कंसेप्ट। Contact with this water may lead to skin rashes, eye irritation, pain in muscles and joints due to toxins produced by the algae. जो नाइट्रेट्स रहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि पॉल्यूटेंट है एक टाइप का, वो अगर ह्यूमन कंज्यूम कर लें, स्पेशली छोटे बेबीज़, ओके, अगर वो पानी अनट्रीटेड है, आपने बिना साफ़ किए हुए पानी बच्चों को पिला दिया, तो बच्चों की इंटेस्टाइन इतनी डेवलप नहीं होती है कि उस नाइट्रेट को अलग कर सके बॉडी से, और वो नाइट्रेट इतना ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है उन बच्चों के लिए जो 6 माह से कम हैं कि उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। मतलब ये पूरे बच्चों की जो नोज़ है, आँख है, वो हल्की सी ब्लू पड़ने लगती हैं। इसको हम मेथैलोग्लोबिनेमिया भी कहा जाता है, आप ब्लू बेबी सिंड्रोम भी याद रखिए, और ये फैटल तक हो सकता है।
जब ऑक्सीजन पूरी निकाल ली जाती है एल्गे के द्वारा तो फिशेस डाई आउट कर जाती है। मैंने बताया, आप देख सकते हैं इस फिगर्स में कैसे फिशेस डाई आउट कर गई हैं अगर पानी से, यूट्रोफिक लेक से अगर उसमें फिशेस प्रेजेंट है और एल्गे का ग्रोथ नहीं रोका गया। ओके, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जब आपके पानी के अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए। अब टॉक्सिसिटी कैसे डेवलप हो सकती है? ऐसी चीज़ों से जो टॉक्सिक जिनका नेचर है। इसमें आते हैं आर्सेनिक, कैडमियम, कॉपर, लेड, मरकरी, एल्यूमिनियम, जिंक, और भी आते हैं पर ये कॉमन हैं। ओके, टॉक्सिन्स इफ प्रेजेंट इन बॉडी इट में लीड टू पॉइजनिंग ऑफ एंजाइम्स। आपके जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली कैटलिस्ट का काम करते हैं। आपके बॉडी के फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे बॉडी में ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स का कंजम्पशन हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग पे इफेक्ट डालते हैं, जो बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालती हैं। इस फोटो में अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये आर्सेनिक पॉइजनिंग है। जो ये हाथ उनके ख़राब हो रखे हैं वो इसके वजह से कि उनके पानी में आर्सेनिक आ गया। अब एक और मैं रीज़न बताता हूँ कि आर्सेनिक आता कैसे है। हमारे इंसानों में ना क्वेस्ट है पानी को बहुत ज़्यादा ढूंढने की, हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए। इस क्वेस्ट के चक्कर में उन्होंने पानी, जो ग्राउंड वाटर है, उसको इतना ज़्यादा गहरे तक खोद दिया कि जो हैवी मेटल्स हैं वो तक पानी में आने लगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ रीजन्स। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है कि शुगर केन काफ़ी ज़्यादा होता है, शुगर केन पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर करता है, और वहाँ पे शुगर केन का लॉबी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो शुगर फैक्ट्रीज चलती हैं। तो ये पानी को इतना ज़्यादा लेवल तक उन्होंने खींचा है नीचे से बोर लगा लगा के कि हैवी मेटल्स आने लगे। और जब लोग उनको उस पानी को कंज्यूम करने लगे तो उनके हाथों में इस तरह का आर्सेनिक पॉइजनिंग, फ्लोराइड पॉइजनिंग, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा। आप इसमें फिगर में देखेंगे ये जो डिजीज़ है ये कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से होती है, और इसे हम इटाई डिजीज़ भी कहते हैं। ओके, जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं वो आपके बॉडी का प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स को हैम्पर करते हैं और आपका नर्वस सिस्टम ख़राब कर देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बेसिकली ऐसी चीज़ होती हैं जो पेस्टिसाइड्स में मिलती हैं, और अगर ये वाटर तक चली जाएँ, रिवर स्ट्रीम तक चली जाएँ, तो एक्वेटिक लाइफ को तक एंडेंजर कर सकती हैं। कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी में काफ़ी देर तक रुकते हैं, उसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। सम पॉल्यूटेंट्स में लीड टू होस्ट में स्टे इन द होस्ट बॉडी लीडिंग टू बायो एक्यूमुलेशन। मतलब कि वो इतनी छोटी सी क्वांटिटी, मान लीजिए मेरा 60 किलो का शरीर है और उसमें से अगर मैं 1 ग्राम आर्सेनिक ले लूँ तो मेरी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पर वो 1 ग्राम आर्सेनिक मैं रोज़ ले रहा हूँ और मेरी बॉडी उसको एक्यूमुलेट कर रही है, तो हम इसे कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। ओके, एट में फर्दर लीड टू बायो मैग्निफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये आर्सेनिक कंज्यूम कर रहा हूँ और कुछ साल हो गए मैं उस पानी को कंज्यूम कर रहा हूँ, बाद में मान लीजिए मैंने किसी को ब्लड डोनेट किया अपना, तो वो चीज़ बायो मैग्निफिकेशन का तक काम कर सकती है। वो आर्सेनिक मेरे बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा प्रेजेंट है तो मेरे ब्लड स्ट्रीम्स में ही प्रेजेंट होगा, और मैं किसको भी अगर दान कर रहा हूँ ब्लड तो उसके बॉडी में भी तक आर्सेनिक जा सकता है। तो एक मिनीमाटा डिजीज़ हुई थी जापान में, और वो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की वजह से हुई थी। उसमें बेसिकली मरकरी का पॉइजनिंग हुआ था। जो लोग मरकरी यूज़ कर रहे थे वो फिशेज़ में चला गया किसी तरह से, फिशेज़ को जब उनने कंज्यूम किया तो वो मरकरी उनके बॉडी में वापस आ गया। तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की वजह से। ओके, सम पेस्टिसाइड may even act as endocrine disruptors, that is they interfere with the synthesis, secretion and transportation of hormones। और उसकी वजह से क्या होता है, इस टाइप की डिजीजेस कुछ देखने को मिलती हैं। एंडोसल्फान एक टाइप का पेस्टिसाइड्स है जो बेसिकली केरला में काफ़ी न्यूज़ में था 1 साल पहले, और एंडोसल्फान की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हुई। और ये एबनॉर्मेलिटीज़ आप फोटोज़ में देख सकते हैं, किस तरह के, किसी के हाथ नहीं हैं, हाथ में उंगलियां कम हैं। ये सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो सकते हैं अगर ये पॉल्यूटेंट्स पानी में पहुंच जाते हैं। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पब्लिक के लिए कि ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स उस नदी तक ना पहुँचे या उस वाटर सोर्स तक ना पहुँचे जहाँ से पूरे शहर की वाटर सप्लाई हो रही है। ओके, अब हम बात करेंगे फिजिकल पॉल्यूटेंट्स की। फिजिकल पॉल्यूटेंट्स में आएंगे बेसिकली सस्पेंडेड सॉलिड्स जो कि टर्बिडिटी कॉज करते हैं। अब ये जो टर्बिडिटी होती है मतलब कि पानी का मटमैला पानी होना, ओके, ये टर्बिडिटी का बेसिक मतलब है। ऐसे पानी से क्या होता है कि जो फिशेज़ रहती हैं वो देख नहीं पाती आगे तक, और क्योंकि फिशेज़ आपकी बाहर तक देख नहीं पाती वो उन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करती जो बेसिकली हार्मफुल हैं। तो होता क्या है कि फिशेज़ की क्योंकि देखने की क्षमता कम हो जाती है तो लीचेस, जो कि फिशेज़ का काफ़ी अच्छा फूड होता है, लीचेस का ग्रोथ हो जाता है पानी में। ओके, और फिशेज़ के गिल्स भी काफ़ी इफेक्ट होते हैं। ओके, और फिर ये लीचेस आपके बाकी जाके सॉइल को ख़राब करती हैं और बहुत सारे ह्यूमंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं
इमिसिबल लिक्विड्स मतलब कि ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीज़ें आप देखोगे कहीं मैकेनिक की दुकान है तो उसके नीचे ऑयल ग्रीस पड़ा रहेगा, बारिश होती है तो वो पूरा पानी ऑयल और ग्रीस को लेके कहीं सरफेस से जुड़ जाता है, ग्राउंड वाटर में भी जा सकता है या फिर जो सीवेज सप्लाई जा रहा है उसमें चला जाएगा। अब ये जो ऑयल ग्रीस रहता है ये बेसिकली पानी में एक टेस्ट और ओडर प्रोड्यूस करता है, बदबूदार पानी को बना देता है ये। और क्योंकि ऑयल का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एरिया तक स्प्रेड करता है वो, ओके, एंड इट रिड्यूसेस रेट ऑफ ऑक्सीजन पेनिट्रेशन इनटू द वाटर एंड इट में अफेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ सम इंसेक्ट्स, ओके। तो आप देखोगे कभी भी आप पानी के छोटे से एक अगर आपके पास कंटेनर हो उसमें आप हल्का सा ऑयल डाल दो तो ऑयल हमेशा ऊपर तैरता रहेगा। ऐसे में क्या होता है कि ऑक्सीजन का इंटरचेंज होना बहुत मुश्किल हो जाता है, अंदर का ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाता किसी भी तरीके से और बाहर का अंदर नहीं आ पाता। तो ऐसे में जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो धीरे 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 डाई आउट करने लगते हैं क्योंकि वो बाहर के ऑक्सीजन पे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते उसे। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट भी डिस्चार्ज अगर किया जाता है पानी में तो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली हीट फॉर्मेट में काफ़ी यूज़ होता है, मतलब कुछ ना कुछ गर्मी यूज़ होती है, तो पानी जो रहता है वो काफ़ी गर्म रहता है। अब ये गर्म पानी में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन 0 के आसपास होता है गर्म पानी में, और जब ये गर्म पानी आप किसी नदी में डाल देते हो या कुछ भी उसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वो पानी नदी में डाल देते हो तो उस नदी के आसपास का लोकलाइज्ड टेम्परेचर काफ़ी हीटअप हो जाता है और उसकी वजह से काफ़ी एक्वेटिक लाइफ की किलिंग हो जाती है और स्मॉल प्लांट्स एनिमल्स तक सर्वाइव नहीं कर पाते। वो पॉल्यूशन तो कर ही रहा है पर उनको किल भी कर रहा है इस वजह से, ओके। ये जिसमें आप देख सकते हैं कि गर्म पानी टाइप का कुछ नदी में डाल दिया जाता है तो आसपास का रीजन काफ़ी ब्लैक हो गया और गर्म भी हो गया है। तो ऐसे में देखेंगे आप कहीं पे भी किसी भी किस्म का कोई भी एनिमल या प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की तो ये वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी तरीके से, और ह्यूमंस में ये जनरली ट्रैवल करते हैं फीको ओरल रूट से। तो फीकल ओरल या फीको ओरल रूट जो कहलाता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो आप देखेंगे कई लोग गाँव में आज भी खेतों में जाके फ्रेश होते हैं। अभी तो स्वच्छ भारत अभियान के बाद ये चीज़ें थोड़ी बंद हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई है इसका रेट, पर अभी भी कुछ लोग हैं जो स्पेशली बूढ़े लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो वो आज भी खेतों में जाते हैं फ्रेश होने के लिए। क्या होता है कि जहाँ पे आप फ्रेश होते हैं वहीं पे फिर आप कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ओके, और उस सब्जियों में वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस रहता है क्योंकि आपने उसी जगह पे यूज़ किया है और वहीं पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, ओके। अब क्या होता है कि जब आप इसी सब्ज़ी को आपके घर तक लेकर आते हो और उसको प्रॉपरली नहीं धोते तो यही ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो ये आपकी फीसेस में प्रेजेंट रहता है। और उस ऑर्गेनिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ई कोलाई, ओके, ई कोलाई। ये आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है और कोई हार्म नहीं करता आपकी बॉडी को, ओके, पर इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हार्म डेफिनेटली करता है, पर एक नॉर्मल लेवल आपके इंटेस्टाइन में हमेशा प्रेजेंट रहता है। इसे हम गट बैक्टीरिया भी कहते हैं कई बार। तो यही गट बैक्टीरिया जब वेजिटेबल्स के फॉर्मेट में आपके शरीर के अंदर वापस आता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता है बॉडी के अंदर और उसकी वजह से आपको काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा सैमोनेलिया टाइफी करके एक है, ये सैमोनेलिया टाइफाइड फीवर या पैराटाइफाइड फीवर प्रोड्यूस करता है बॉडी में। फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई जो रहता है ये फूड पॉइजनिंग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है इंडिया में, ओके। इसके बाद आता है कॉलिस्ट्रीडियम प्रिफिंजेंस, ये भी फूड पॉइजनिंग करता है। जो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई है इसका एक खास बात यह है कि अगर आपके पानी के सैंपल में फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी में रीसेंट पॉल्यूशन हुआ है। रीसेंट पॉल्यूशन हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि रिवर के अप स्ट्रीम में जाके आप देखोगे या जहाँ पे भी पानी का सोर्स जहाँ से पूरे शहर की सप्लाई हो रही है उसमें कोई ना कोई पानी में कुछ ना कुछ रिसेंटली पॉल्यूट कर रहा है, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल डाल रहा है, ओके। तो वो एक सैम्पलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई देख लो पानी के अंदर, अगर आपको पता चल जाता है तो किसी ना किसी ने पॉल्यूशन किया है रिवर में। ये जो डायग्राम है ये बेसिकली सैमोनेला टाइफी का है, इस तरह से वो दिखते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और टाइफाइड फीवर क्रिएट करते हैं। ये जो डायग्राम है ये हेलमिंटन्स क्या होते हैं, हेलमिंटन्स क्या होते हैं, बेसिकली ये होते हैं वॉर्म्स। जो कृमि आपने बचपन में सुना होगा, कृमि की दवाइयाँ मिलती थी स्कूलों में, तो ये हेलमिंटन्स वो होते हैं। ये 1 सेंटीमीटर से बहुत सारे मीटर्स तक, लेंथ इनकी 1 या 2 मीटर तक आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं। ये अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी को कॉग्निटिव प्रोसेस उसका कम कर देंगे, मतलब आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को धीरे धीरे कम करने लगेंगे। साथ ही साथ ये आपके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं।
तो काफ़ी लोगों को पेट की जो समस्याएं रहती हैं वो डीवॉर्मिंग की दवाई दी जाती है। वो जो गवर्नमेंट दवाई देती है उसका नाम एल्बेंडाजोल है। तो ये आपको हेलमिंटिन्स के लिए यूज़ होती है। और ये थे आपके बेसिकली बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मैंने एग्जॉस्टिवली कवर करने की कोशिश की है मेंस पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल निधिश्री एकेडमी and give a hit like to this video. Till then, signing off from Nidishri Academy, I am Anak Jain. Have a good day.